या तो तुमको बोल लो या तुम माइक बंद चलो करना। तो आइए बच्चों, अब आपको फिर से एक बार से पहले चलते हैं वापस। अपना अपना आपने बुक खोल ही लिया होगा, बुक ना हो तो आप सामने देखिए, मेरा स्क्रीन भी दिख रहा होगा आप लोगों को। तो वापस से स्टार्ट करते हैं। डेप्रिसिएशन समझाना है आपको हमें कि बिजनेस चाहे छोटा हो, इन एवरी बिजनेस देयर आर सर्टेन एसेट्स ऑफ फिक्स नेचर दैट आर नीडेड फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस को चलाने के लिए प्लांट मशीनरी, फर्नीचर वगैरह, एसेट्स वगैरह चाहिए होता है, तभी बिजनेस कंडक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर, थोड़ा सा एकदम सीरियस हो जाइए, टेंशन हो जाइए, सीरियस हो जाइए, ताकि आपको अच्छे से हम बता सकें और समझा सकें आपको हम। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा लगेगा इसको कवर करके हम लोगों को। आइए तो अब जैसे कि एग्जांपल दिया, प्लांट मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट वगैरह वगैरह सारे एसेट्स होते हैं। तो इन एसेट्स को जो यूज करते हैं हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं ना, तो यूज करने के दौरान इसकी वैल्यू में और इसकी यूटिलिटी में जो कमी आ जाती है, जो गिरावट आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। जैसे हमने एक बाइक लिया, हमने 1 लाख रुपए की एक बाइक परचेज किया, 1 साल उसको यूज किया, 1 साल के बाद यूज करने के बाद उसकी यूटिलिटी, उसका एवरेज माइलेज, उसका वैल्यू में कुछ कमी आएगी या नहीं? एकदम सेम रहेगा? बिल्कुल आएगी। तो जो उसकी यूज करने में एसेट्स में घिसावट आती है, वैल्यू में गिरावट आती है, यूटिलिटी में कमी आती है, दैट इज द कॉल्ड डेप्रिसिएशन। जो वैल्यू कम हो गई उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और बेटा ये होता है हमेशा नॉन कैश नेचर का, जस्ट लाइक एक्सपेंसेस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंस तौर पर ट्रीट किया जाता है, ठीक है, और नॉन कैश नेचर का ये होता है। सर ये नॉन कैश क्यों होता है? देखो, जब एसेट्स परचेज किए, बाइक लिया हमने 1 लाख रुपए का, उसकी लाइफ थी 10 साल 15 साल, जो भी लाइफ, मान लिया 10 साल चला, लाइफ उसकी होगी, एस्टिमेट कर लिया हमने। तो 10 से डिवाइड किया तो 1 साल कितना आ गया डेप्रिसिएशन? 10,000 रुपया आ गया। तो ये एक्सपेंस के रूप में हमारा आया 10,000। जो 1 लाख खर्च किया वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है ना। लेकिन रेवेन्यू तौर पर कितना आया है? मेरे 1 साल के लिए फॉर द 1 ईयर ओनली 10,000 हुआ। लेकिन क्या 10,000 हमने खर्चा किया है क्या? हम तो 1 लाख रुपए खर्चा कर चुके हैं, और 10,000 10,000 10,000 हर साल उसको अपने पीएल अकाउंट में हम डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस मानेंगे। तो हर साल 10,000 खर्चा नहीं कर रहे हैं ना हम, एक बार एसेट्स तौर पर खर्चा हो चुका है, तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर था हमारा, उसमें तौर पे गया। लेकिन ये जो एक्सपेंस बुक कर रहे हैं ये नॉन कैश आइटम हो गया, क्योंकि हर साल 10,000 मेरे पास से नहीं जा रहा है, गया तो 1 लाख था ना, इसलिए इसको हमेशा बोलते हैं ये नॉन कैश का नेचर का होता है। हर साल प्रॉफिट लॉस डेबिट करते हैं खर्चे के रूप में, बाकी खर्चा कैश में होगा, ये खर्चा कैश नहीं नॉन कैश रहेंगे, हो चुका है इकट्ठा एक बार में, कैपिटल एक्सपेंस कर चुके थे हम लोग, तो ये नॉन कैश माना जाएगा हमेशा से, याद रखो। बहुत से राइटर्स आए, इन्होंने क्या किया, अपना डेफिनेशन वगैरह दिया। कुछ लोगों ने कहा, अगर आर.एन. कार्टर की बात करें, उन्होंने कहा डेफिनेशन इज द ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स फ्रॉम एनी यूजर्स। तो यूज कर रहे हैं, यूज करने से उसकी वैल्यू परमानेंटली जो डिक्रीज हो रही है, वही डिक्रीज वैल्यू क्या मानी जाएगी उसकी? डेप्रिसिएशन। अगर 20,000 का मोबाइल परचेज किया, 1 साल यूज किया, अब उसकी वैल्यू क्या हो रही है? 15 तक आ गई, 5,000 रुपए डाउन हो गया, तो क्या है वो? डेप्रिसिएशन हो गया। जो वैल्यू गिरावट आई डेप्रिसिएशन हो गया, और जो 15 वैल्यू बची है उसको बोलेंगे डाउन वैल्यू बची है, रिटर्न डाउन वैल्यू उसकी बची है अभी फिलहाल। अगर बात करते हैं हम लोग विलियम पिकल्स की, तो डेप्रिसिएशन में भी डिफाइंड एज द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिमिनिशन इन द क्वालिटी क्वांटिटी और द वैल्यू ऑफ एसेट्स। देखो बेटा, सारे राइटर्स क्या कर रहे हैं? एक ही बात कर रहे हैं, बट थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल बदल के। बात वही है कि आप किसी एसेट्स को यूज करेंगे, क्वांटिटी यूज करेंगे, उसकी वैल्यू में जो कमी आएगी, क्वालिटी में गिरावट आएगी, वो क्या कहलाएगी हमारे लिए? डेप्रिसिएशन। जो वैल्यू कम हुई है वो डेप्रिसिएशन हुआ बेटा, ठीक। अब स्पाइसर एंड पेगलर ने क्या कहा? डेप्रिसिएशन इज द मेजर ऑफ द एक्सर्शन ऑफ द इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम एनी कॉज ड्यूरिंग द गिवन पीरियड, ठीक है, एक समय के लिए। उसी तरह जी.आर. बार्टलेबाय ने भी कहा, अच्छे राइटर हैं, इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज that all fixed assets such as plant, machinery, building, furniture, etc. gradually diminish in value as they get older and become worn out by constant use in the business. जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा, ओल्डर होता जाएगा, वैसे वैसे यूज करते करते उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ग्रेजुअली गिरती जाएगी, और जो वैल्यू गिरेगी वही क्या बन जाएगी? उसकी डेप्रिसिएशन कहा जाएगा। अच्छा बेटा, अगर वैल्यू बढ़ जाए तो, जैसे मान लो कि अगर कोई बिल्डिंग परचेज किया था 50 लाख का, 2 साल 3 साल में क्या हो गया? उसका दाम बढ़ 70 लाख हो गया, तो वैल्यू तो एसेट्स की वैल्यू क्या होगी? बिल्डिंग में एसेट्स होता है और फिक्स एसेट होता है, गिर गया तो डेप्रिसिएशन। बेटा अगर बढ़ गया तो क्या कहेंगे उसको? एप्रिसिएशन, A-P-P। अगर वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई तो बोलते हैं एप्रिसिएशन। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? डेप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं, ना कि एप्रिसिएशन। अगर बढ़ जाएगा उसको बोलेंगे एप्रिसिएशन, वो हम लोग यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं भैया? डेप्रिसिएशन, डाउन की कवर कर रहे हैं। एक बार बेटा और, आप जानते हैं ना
कि जमीन पर, जैसे बिल्डिंग एग्जांपल लिया तो बात करें जमीन की अगर, तो जमीन पर कभी भी क्या होता है, डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। ऑलवेज तुम ध्यान दो बेटा, जमीन पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, ठीक है ना। नेवर, दो लिखा भी होगा, इनके स्पेशल फीचर्स दिए हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं डेप्रिसिएशन के, कहा है डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एक्सेप्ट लैंड। जमीन पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता, क्योंकि जमीन कभी खराब होती नहीं है, हमेशा वैल्यू बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेरे देश की धरती है ना, सोना उगले उगले हीरा मोती, मेरे देश की धरती सुने हो ना, जमीन की वैल्यू कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होती है, क्योंकि वो यूज, भाई बिल्डिंग है मानते हैं बढ़ता है, लेकिन अगर वो कभी बिल्डिंग गिर गया, खराब हो गया, टूट गया, तो वैल्यू कम हो सकती है। लेकिन जमीन कभी 1 इंच भी कभी छोटा नहीं होता, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है ना, बढ़ सकता है घटेगा नहीं, ठीक है, इसलिए कभी डेप्रिसिएट नहीं होता। कितना यूज करो जमीन पर, कितना यूज करो, क्या कम हो पाएगा वैल्यू। मोबाइल यूज कर रहे हैं, वैल्यू गिर रही है, मशीन यूज कर रहे हैं, वैल्यू गिर रही है। जमीन यूज करो, डेली उस पर क्रिकेट खेलो, वैल्यू कम हो जाएगी, जमीन धंसने लगेगा, घिस आउट होगी उसमें, नहीं ना बेटा, तो कभी वैल्यू गिरती नहीं है। सच फॉल ऑफ द परमानेंट नेचर होता है, वंस द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज रिड्यूस्ड ड्यू टू द डेप्रिसिएशन इट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। एक बार वैल्यू घट गया तो घट गया, अब वापस से नहीं होगा। मोबाइल की वैल्यू गिर गई 1 साल यूज करने के बाद, 2 साल यूज करने के बाद वैल्यू गिर गई तो गिर गई, अब वापस उसी कॉस्ट तक तो नहीं जाएगा ना। अब depreciation is a gradual and continuing process of, because the value of the assets will decline either by the constant use of less due to the expiry of time। समय बीतने में क्या होता है, वैल्यू गिरती जाती है। और depreciation is not process of valuation of assets but process of allocation of the cost of the assets its effective span of life। हमको पता करना होता है उसकी कॉस्ट, हर बार वैल्यू क्या हो रही है, यानी कि एसेट्स डाउन होते होते आज की वैल्यू क्या है, ये डेट से पता करता है, बताता है हमको। और जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उस प्रोडक्ट में हम मशीन चार्ज नहीं करते हैं, उस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन का खर्चा चार्ज किया जाता है। इट डिक्रीज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट मार्केट वैल्यू। जो रिकॉर्ड किया हमने बुक में वो गिरता है, मार्केट वैल्यू अपने हिसाब से चलेगा, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, जिसमें हमने एंट्री कर लिया उस पर हम लगाते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक। तो हम बार बार बेटा एक ही टॉपिक रिपीट कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छे से आ जाए, और हम जब पूछें तो आप बता पाए हमको। हमें रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। The term depreciation is used only in respect of tangible fixed assets. The term is not used for wasting assets such as mines, oil well, etc. जितने मेरे वाशिंग एसेट्स होते हैं, वाशिंग का अलग से क्लास में लिया था, वहां भी आप शायद अभी मेरा बैकअप पड़ा होगा, वहां से देख सकते हैं। अभी फिलहाल बात कर रहे हैं इसका, जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं उनके लिए, जो जिसको हम टच कर सकते हैं, दिखता है टेंजिबल है, उस पर लगता है डेप्रिसिएशन। और इसकी बात करें, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंसेस, अभी डिस्कस कर लिया हमने, पहले डिस्कस किया हमने कि डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश खर्चा है। अब कॉजेज ऑफ, क्या वजह है, क्या कॉज है जिसकी वजह से लगता है डेप्रिसिएशन बेटा। तो पहला कॉस्ट है इसका कांस्टेंट यूज, आप किसी चीज को यूज करते जाओगे तो क्या लगेगा, उसकी वैल्यू डाउन तो होगी ही होगी। सेकंड, बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम, समय बीतता जाएगा तो एसेट्स की वैल्यू अपने आप क्या हो जाती है, गिरती जाती है, यूज करते जाते हो। बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स, देयर आर सर्टेन एसेट्स व्हिच हैव definite span of life such as lease. For example, if lease has been obtained for 20 years for ₹5 lakh, it will be 120,000 of its value each year whether utilized or not, so that the end of 20th year value will be reduced, जीरो हो जाएगा। कोई एसेट्स लिया हमने 5 लाख रुपए का 20 साल के लिए, तो 25,000 रुपए हर साल क्या हो रहा है हमारा, यूज हो रहा है, यूज करें चाहे यूज ना करें, खत्म हो जाएगा, वैल्यू गिरती जाएगी। और एक आता ऐसा आएगा, जो लीज दिए थे लीज वापस करना पड़ जाएगा, वैल्यू खत्म हो गई, यूज करें चाहे यूज ना करें। यानी कि अगर जो एक समय सीमा होती है, एक्सपायरी होती है, आप यूज नहीं भी करेंगे तो भी क्या है, एक्सपायर तो हो ही जाएगा। बेटा आप मोबाइल में डाटा पैक चार्ज कराते हो, किसी ने क्या किया, जियो का 1600-1700 जो प्लान आता है ना 1 साल वाला, 1 साल का रिचार्ज करा लिया, ठीक है। अब आप तुम यूज करो या यूज ना करो, जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे उसके एक्सपायरी करीब आती जाएगी, और आपने जो चार्ज किया हुआ है वो खत्म हो जाएगा। आप यूज करो चाहे यूज ना करो, एक्सपायरी के साथ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बाय ऑब्सोलेंस मतलब होता है खराब हो जाना, कोई चीज एसेट्स का खराब हो जाना, ठीक है ना, एकदम वेस्ट हो जाना बोलते हैं, ऑब्सोलेंस हो गया। तो किसी वजह से एसेट्स खराब हो गया, कुछ समय बीतता रहता है, एसेट डिस्कार्ड होता है, खराब हो जाता है, धीरे धीरे वैल्यू गिरती जाती है, फिजिकली खराब टूट जाता है, वो भी क्या हो गया, इसकी वजह से लगाते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। जैसे कॉजेस पढ़ रहे हैं हम लोग, ये क्या वजह है, क्यों चार्ज किया डेप्रिसिएशन। क्योंकि जो मशीन हमने आज खरीद लिया, जो बाइक मोबाइल हमने आज खरीद लिया,
जिस स्पीड से वो आज काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर उसी स्पीड से वो काम करेगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, उसकी वैल्यू डाउन होगी, इसीलिए क्या लगाते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। और खराब हो गया या एक्सीडेंट हो गया या डिप्रेशन हो गया वॉशिंग के तौर पर, या फिर बाय परमानेंट इन फुल मार्केट इन क्या है फॉल इन मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या हो रही है, हमेशा गिरती जा रही है, सस्ता हो गया, तो हमारा तो बहुत महंगा था, हमें डाउन वैल्यू रीवैल्यू करना पड़ेगा, हमको रीवैल्यूएशन और डाउन करना पड़ेगा वैल्यू को। तो सर जरूरत क्या आन पड़ी, नीड, इंपॉर्टेंस कहो उसको, जरूरत कहो उसको, या फिर ऑब्जेक्ट कहो ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। क्या जरूरत आन पड़ी हम लोगों को डेप्रिसिएशन का। तो फॉर असर्टेनिंग द ट्रू प्रॉफिट लॉस, हमने आपसे बताया भी ना, जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हम लोग खर्चे के तौर पर, एक्सपेंस के तौर पर डेबिट करते हैं ताकि खर्चा हमको मिल सके। और दूसरा था आपका फॉर शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन, मेरे पास जो एसेट्स है उसकी आज की क्या वैल्यू है, उसका ट्रू और फेयर व्यू पता चल जाएगा हमको, क्योंकि हर साल उसकी वैल्यू जितनी घट रही है उतना हम लेस कर दे रहे हैं, तो आज की जो वैल्यू है वो हमको चल जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी हम लोग को, ट्रू एंड फेयर व्यू हमको मिलता जाएगा हर साल। टू असर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो हमने माल तैयार किया है जिस मशीन से, जो उस पर खर्चा गिरा, मशीन यूज करने में जो कॉस्ट गिरी, उस खर्चे को उसी प्रोडक्ट पर चार्ज करेंगे ताकि कस्टमर से हम प्राइस में ऐड करके ले सकें। नहीं कौन देगा, कौन बियर करेगा इसको, ठीक है, यानी प्रोडक्ट की सही कॉस्ट मिल पाएगी हमको इसी माध्यम से। 4 पॉइंट कहता है आपसे क्या, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, यानी कि हर साल, जैसे मान लो कि 1 लाख का एसेट्स लिया था और हर साल क्या कर रहे हैं हम 10 साल तक लाइफ मानते हुए 10,000 रुपए हर साल हम डेबिट कर रहे हैं और उसको कहीं 10,000 रुपए का कहीं अलग से इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, 10,000 करके 10 साल के बाद 1 लाख जो चुका रहेगा, उसी 1 लाख से उठा क्या कर लेंगे हम लोग, नया एसेट खरीद लेंगे, रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि अगर 10 साल के बाद फिर चाहिए होगा पैसा 1 लाख तुरंत, तो बिजनेस निकालने में दिक्कत होती है, तो ऐसे माइंड मेकअप रहेगा, पैसा इन्वेस्ट रहेगा कहीं 10,000 और बाद में जाके लास्ट ईयर पर वो मशीन जब खराब हो जाए एकदम, उसको रिप्लेस कर देंगे, दूसरा आ जाएगा, फिर उस पर लगाएंगे डेप्रिसिएशन हर साल, तो दिक्कत नहीं होगी। टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल, ठीक है, क्या कर दिए हैं, यानी कि वही हो गया है ना, प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल, इफ द डेप्रिसिएशन इज not charged, the profit shown by the profit loss account will be the excess of the actual profit। भाई डेप्रिसिएशन खर्चा था, चार्ज नहीं करेंगे, प्रॉफिट क्या हो जाएगी, ज्यादा बताएगा, जबकि एक्चुअल में खर्चा हुआ है तो लेस करना पड़ेगा, तो एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए तो डेप्रिसिएशन आपको लेस करना पड़ेगा बेटा। 6 पॉइंट क्या कहता है, 6 कह रहा है हमसे फॉर अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स, डेप्रिसिएशन एक अलाउएबल एक्सपेंसेस है, डिडक्टिबल होता है, तो प्रॉफिट लॉस में अगर डेप्रिसिएशन घटा दोगे, जैसे मान लो कि अगर 1 लाख की प्रॉफिट है और 20,000 डेप्रिसिएशन है, तो 1 लाख का टैक्स देना पड़ जाएगा, अगर डेप्रिसिएशन चार्ज कर लोगे, घटा लोगे, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितनी आएगी, अब 80,000 आएगी, तो इनकम टैक्स भी कितना देना पड़ेगा, किस पर, 80,000 देना पड़ेगा आपको, समझ आ रही है, तो अमाउंट भी घट गया ना, तो टैक्स भी क्या हो जाएगा, जो 1 लाख देते टैक्स, आप किस पर दोगे, 80 पर दोगे, तो क्या हो गया, फायदा हुआ ना, तो टैक्स कम देना पड़ेगा हमको, बच जाएगा। और अदर उद्देश्य, मतलब ये सब वजह है जिसकी वजह से हमको उसका उद्देश्य कह लो या उसका लॉजिक कह लो, कॉजेस कह लो, क्यों हम लोग जरूरत कह लो क्यों लगाते हैं, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग फैक्टर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन निकालते वक्त हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, आइए देखते हैं। उससे पहला देखेंगे हम लोग टोटल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, हम लोगों को एसेट्स की टोटल कॉस्ट पता होनी चाहिए, तभी तो लगाएंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो कैसे आता है, जैसे कोई मशीन हमने परचेज किया, आज समझ लो कोई मशीन हमने परचेज किया, ठीक है, मान लो कि संचिता दिल्ली गई, ठीक है ना, क्या करने, एक बिल्ली लेने, कैट, नहीं भाई, वो गई एक मशीन खरीदने के लिए, मान लिया कि संचिता दिल्ली गई, उसको एक मशीन खरीदना था, ठीक है, पाउच पैकिंग मशीन, सोचिए देखिए घर आएंगे, पाउच में पाउच कुछ पैक करेंगे और उसको बेचा जाएगा, क्या काम होता होगा, तो ये पाउच पैकिंग मशीन परचेज करी गई दिल्ली, फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन चाहिए था इनको, वहां से उन्होंने परचेज किया, देखा, पसंद किया, मशीन था 10 लाख रुपए का, काफी बड़ी मशीन थी, फुल्ली ऑटोमेटिक, ले लिया 10 लाख का। तो मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही है ना, समझ में आ रहा है क्या बता रहे हैं हम कि नहीं आ रही है, बोलिए, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? चलो ठीक है, ध्यान समझिए मेरी बात को। तो वहां जब पहुंची तो बाकी लोग को मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। चलिए ठीक है,
ठीक 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 ठीक। तो आपको आवाज आ रही है तो कोई बात नहीं। हाँ यस सर, आ रही है। चलिए, तो हम ये आपसे बात कर रहे थे कि संजीता कहाँ गई? दिल्ली गई। क्या लेने? एक फुली ऑटोमेटिक मशीन लेने के लिए। मशीन की प्राइस थी 10 लाख रुपए। उन्होंने 10 लाख का पेमेंट किया और मशीन खरीद लिया। अब काफी बड़ी मशीन थी, भारी मशीन थी। अब संजीता वो मशीन कैसे घर लाएंगी? इनको रहती घर बनारस में रहती है, ठीक है ना। अब बनारस में इनको लाना है मशीन, तो अब वहीं दिल्ली पर मशीन लेंगी और मशीन वाले से कहेंगी, हे मशीन वाले भैया, ये मशीन को मेरे सर पर रख दो, हम इसको अपने सर पर उठा करके दौड़ते हुए बनारस तक पहुंच जाएंगे। तो क्या ऐसे मशीन वो ले आएंगी? हाँ या ना? ना। ना, मतलब ऐसे वो मशीन नहीं ला पाएंगी। तो मशीन कैसे लाना पड़ेगा इनको? क्या करना पड़ेगा उसके लिए? मेरी मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है संजीता, सुन रही हो ना? तो कैसे मशीन आएगा बताओ? सर वो वहां पर ट्रांसपोर्ट बुक करेंगी, ट्रांसपोर्ट बुक करेंगी, ट्रक से आएगा, ट्रांसपोर्ट वाला आएगा। तो ट्रांसपोर्ट वाला बोला कि पूरी मशीन पूरे ट्रक में भर के जाएगी, आपको पहुंचा देंगे बनारस तक हम, और 25,000 इसका हम रेंट लेंगे, भाड़ा लेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, ओके। 25,000 में पे कर दिया और मशीन ट्रांसपोर्ट में बुक कर दी गई। अब मशीन क्या होगा? बनारस आएगा। ट्रांसपोर्ट वाला लहरतारा पर आया, 25,000 पे किया था उन्होंने। लहरतारा पर आके फोन कर दिया इनको, आपकी मशीन बनारस आ गई है। क्योंकि सिटी में नो एंट्री है, डाका तो यहाँ सिटी के अंदर है। तो अब संजीता खुश हो गई, मेरा मशीन तो आ गया है। तो अब वो क्या करेंगी? बोले ठीक है भैया हम आ रहे हैं, दौड़ जाएंगी लहरतारा ट्रांसपोर्ट वाले के पास, बोलेंगी हे भैया तुम तो लाई दी हो, अब एक काम करो, लाओ मेरे सर पर रख दो, हम उठा के मशीन अपने घर तो ले ही जाएंगे, और घर मेरा बगल में है। क्या मशीन ऐसे घर पर आ जाएगा? बोलो संजीता, ले आओगी? नहीं ला पाएंगी। तो कौन बताएगा? पूजा तुम बताओगी मशीन कैसे आएगा? ट्रक टेलाऊ नहीं घुसेगा नहीं अंदर, मशीन कैसे आएगा संजीता? पूजा कैसे आएगा? सर लेबर को पकड़ना पड़ेगा, फिर उसमें हाँ, भी ये क्या खर्चा करेंगी आएगा अब? सर। वहां से ये करेंगी ठीक है भाई, एक छोटा मैजिक वाला पकड़ लो, मैजिक वाला वो होता ना वो मैजिक वाला गाड़ी से अपने लोड करके ले आएगा, इनके घर तक पहुंचा बैटरी देगा। वाला। और उन्होंने मैजिक वाले को किया, उससे कहा मैडम हम 2,000 रुपीज लेंगे तब तो पहुंचाएंगे। उन्हें कहा ठीक है चलो तुरंत ले ला, पहुंचा देना। अब ये क्या होगा? पहुंचा दिया जाएगा। अब इनके दरवाजे के नीचे आके उतार दिया और चला गया। अब क्योंकि इनको रखना था अपने सेकंड फ्लोर पर, नीचे भाई जगह नहीं था, सेकंड फ्लोर पर रूम बनवाई थी मशीन रखने के लिए, वहां रखेंगे सेकंड फ्लोर पर। अब इनको लगा कि भाई मशीन तो घर तक आ गया, इवन दरवाजे तक आ चुका है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको उठा के ऊपर रख लेंगे खुद अपने हाथ से। तो क्या संजीता उठाएंगी मशीन को, अपने सर रखेंगी और चढ़ा देंगे 2 मंजिल, सेकंड फ्लोर तक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा? एकदम ध्यान दीजिए, एकदम मेरी बात को एकदम अच्छे से सुनिए, बात समझ, इधर देखिए, इधर एकदम ध्यान समझिए, एकदम ध्यान से, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना हो जाए आपको बाद में। तो वो खुद से ऊपर ले जाएंगी मशीन कि नहीं ले जा पाएंगी? ले जा नहीं पाएंगी। सर। उठाने के बाद तो बहुत दूर, वो तो उसको बेचारी मशीन को हिला भी नहीं पा रही थी, उठाई कहाँ से? ठीक है, अब क्या करेगी? जाएगी चौराहे से कुछ लेबर पकड़ के लाएगी, तो भैया मेरा ऊपर चढ़ा दो। लेबर बोलेगा मैडम हम लोग 4 लोग हैं, ठीक है ना, 200 रुपए, 5 लोग हैं हम लोग लेंगे, 1,000 रुपए चाहिए हमको, 1,000 दीजिए तो ऊपर चढ़ा दें आपका। मैडम ने कहा ओके चढ़ा दो, चढ़ा दिया। मशीन क्या हो गया? सेकंड फ्लोर पर। सारे खर्चे हमारे याद रखना, कुछ भूलना मत, अभी पूछेंगे आपसे कहाँ पे करके आए हैं, अभी पूछेंगे आपसे हम, ठीक है ना। अब इसको लिख के भी बताएंगे आपको हम, अभी ओनली समझा रहे हैं, बस समझो ध्यान से। तो मशीन पर पहुंच गया अब मशीन ये बहुत खुशी मशीन ये सोची, पावर प्लग में ऑन किया, लगाया पावर में, मशीन ऑन किया, तो अब मशीन ऑन नहीं हुआ, क्योंकि उसका सिस्टम इनको अभी नया था, इनको नहीं समझ में आ रहा था, मशीन ऑन नहीं हो पाया। तो ये सोची अरे मशीन ऑन कैसे नहीं हो सकता है। ये गई नीचे से खूब बड़ा सा पेचकस पिलास सब लेकर के आई, जहां जहां उनको पेच दिखा, नट बोल्ट दिखा, खोल दिया, देखिए क्या है इसके अंदर, क्यों नहीं ऑन हो रहा है। तो क्या मशीन इस तरह से पेच खोल करके वो ऑन कर लेंगी? क्या ये मैकेनिक है? बताइए किस चीज की? नहीं ना, नहीं कर पाएंगी। तो इन्होंने क्या किया, वापस से दिल्ली फोन लगाया। मेरी पूरी कहानी ध्यान सुनो, पूरी बात समझ, चैप्टर हाथ में आपके आ जाएगा। जहां जहां परेशान करता है, इस एक कहानी में हम सब कुछ क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं।
अब वो फोन करेंगी कहाँ, दिल्ली, जहां से परचेज किया था। सर ये मशीन ऑन नहीं हो रहा है, जरा टेक्नीशियन भेजिए, मैं ऑन करवा दीजिए। वो क्या करेगा, टेक्नीशियन भेजेगा, उसका आने का जाने का कहा था, पहले बोलेगा मैडम हमने आपको सिखाया था ना, डेमो दिया था ना, वैसे कर लीजिए। अब संजीता बोलेंगी अरे सर हम भूल गए, मेरे पास दिमाग 50% है ना, तो हम भूल गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, खोलो कर जाएगा, दोनों दोनों। तो अब टेक्नीशियन का जाने आने का खर्चा, एक दिन यहाँ स्टे करेगा उसका खर्चा, उन्होंने कहा कि मैडम 5000 आपको देना पड़ेगा। तो हम भेज देते हैं यहाँ से आदमी, जाएगा टेक्नीशियन, इंस्टॉल कर देगा, स्टार्ट भी कर देगा, क्योंकि उसमें उस समय आपने कहा था भाई हम इंस्टॉल कर लेंगे, तो हमने उसमें खर्चा ऐड नहीं किया था प्राइस में। कहा ठीक है भेजिए। वो आदमी आया, 5000 पे किया, आया, ऑन किया, मशीन ऑन हो गया और चला गया। संजीता बहुत खुश हो गई, मशीन इनका ऑन हो गया, इनका पैकिंग करना शुरू कर दिया, मशीन प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 2 दिन 3 दिन मशीन फिर चला, 3 दिन के बाद मशीन फिर बंद हो गया, फिर ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो देखी थी कैसे बना था। फिर कोशिश की, फिर ले बड़ा वाला पेचकस, फिर पिलाच लेंस सब ले आई, खोलेंगे उसको, नहीं बना पाई। फिर उन्होंने क्या किया, यहीं से लोकल कोई टेक्नीशियन हायर किया, भैया बना दो। वो आया, 500 रुपए लिया, मशीन बना दी, ऑन कर दिया, कुछ फॉल्ट था सही हो कर दिया, ऑयलिंग ग्लेसिंग किया, रिपेयरिंग किया, ऑन हो गया, फिर चलने लगा, मशीन चलने लगा। ठीक है, फिर काम होने लगा। काम होने के दौरान हम एक दिन संजीता घर पहुंचे और पूछे हेलो संजीता हाउ आर यू, बोली हमसे फाइन सर। हमने कहा बेटा बताओ ये मशीन पर अच्छा काम कर रहा है तुम्हारा, बोली हाँ सर। हमने कहा कहाँ से लिया, बोली दिल्ली से लिया सर। कितने का पड़ा बेटा। देखो 2 बात होती है, एक होता है कि मशीन कितने का लिया यानी कितने का है, और एक होता है मशीन कितने का पड़ा, दोनों में अंतर है। मशीन जो है कितने का है, 10 लाख रुपए का है, लेकिन क्या इनको 10 लाख का पड़ा है, अब तुम बताओ No. मशीन कितने का पड़ा। हम पूछे तो उनको क्या जवाब देंगी, इसमें क्या क्या खर्चा वो ऐड करेंगी, क्या खर्चा ऐड नहीं करेंगी, बताइए। अब ध्यान दीजिए एक बात, अब मशीन को ध्यान सुन लो, जब तक मशीन ऑन नहीं हो जाता, भले ही एक दिन के लिए क्यों ना ऑन हो जाए और काम करना शुरू कर देता है, तो जब तक मशीन ऑन नहीं हो जाता तब तक का सारा खर्चा उस मशीन में ऐड किया जाएगा, उसको बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार मशीन ऑन हो गया उसके बाद का सारा खर्चा वो सब रेवेन्यू हो जाएगा, वो सब रेवेन्यू माना जाएगा और खर्चा उसमें ऐड नहीं होगा। इसका मतलब मशीन 10 लाख का परचेज किया था वो ऐड होगा, होगा। हर्ष बंद करो, बाहर वॉशरूम बंद करो। तो सेंस क्या है कहने का, 10 लाख मशीन था और ट्रांसपोर्ट कितना लिया था याद है, 25,000 हाँ प्लस सर करो मुझे याद है, कितना हो गया, 10 लाख 25,000 हो गया। उसके बाद प्लस 1,33,500 जो वो कितना लिया था 2,000 2,000 लिया था मैजिक वाला, उसको प्लस कर दो। उसके बाद 1,000 कौन लिया था, लेबर लिया था चढ़ाने का, उसको प्लस कर दो। 5,000 टैक्सी लिया था, उसको प्लस कर दो, कितना हो गया, हाँ 10,33,500। मेरी बात आपको समझ में आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है। चलिए हम आपको लिख के हाँ भी दिखा सर। देते हैं आपको, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए हमारी तरफ ध्यान से, ये सब क्या क्या आप लिख रहे हैं, कौन लिखा है ये, पकाऊ हो गया, आपको नहीं समझ में आया बेटा, चलो तो तुमको हम हटा देंगे फिर आगे से। तो आप क्लास करिए, फालतू बातें लिखिए नहीं, नहीं करना है मत कीजिए। देखो तो हमने कहा कि ये मशीन कितने परचेज किए थे, मशीन की 10 लाख। मशीन की इनकी परचेज प्राइस जो थी इनकी, मशीन की इनकी परचेज प्राइस कितनी थी 10 लाख रुपए थी, 10 लाख। ठीक। मशीन की इनकी परचेज प्राइस क्या थी 10 लाख थी। चलो पूरा सर पूरा लिखिए लाएगा आप, ठीक है भाई हम पूरा लिख दे रहे बच्चा। मशीन की इनकी परचेज प्राइस थी इनकी 10 लाख रुपए, इसमें ऐड करो, क्या ऐड करेंगे, जो उसमें ट्रांसपोर्ट कर लिया था ना, ट्रांसपोर्ट चार्ज क्या था बताइए, 25,000। 25,000 था। फिर उसमें प्लस कर दीजिए जो मैजिक वाला लिया था, उसने मैजिक गाड़ी वाला लिया था, रेंट कितना दिया था बताइए, हाँ 2,000 लिया था ना। उसके बाद प्लस करिए उसमें वेजेस, जो उन्होंने वेजेस दिया था कितना लिया था उसने 1,000 लिया था। प्लस करिए उसमें से जो आया था कौन आया था, टेक्नीशियन जो आया था उसने क्या लिया था 5,000 लिया था। उसके बाद भी कुछ खर्चा हुआ था ना,
क्योंकि उसके बाद हाँ, मशीन ऑन हो गई 500 थी, तो मशीन ऑन होने के बाद 500 भी खर्चा हुआ था, जो बाद में रिपेयर करवाए थे, ऑयलिंग ग्रीसिंग करवाए थे, वो खर्चा इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि मशीन एक बार ऑन हो गई बस, अब वो सारे खर्चे रेवेन्यू बन जाएंगे। जब तक ऑन नहीं होती है तब तक सारे खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर उसमें जुड़ते जाएंगे। बस यहाँ तक जोड़ लीजिए। अब बताइए मशीन कितने का पड़ा, जोड़ो। 10,33,000, ये क्या बन गया, मशीन की क्या बन गई, इसकी आपकी 10,33,000। मशीन क्या बनी, कॉस्ट बन गई। दिस इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, टोटल कॉस्ट। तो हमको जब डेप्रिसिएशन, ध्यान रखो, जो बाद खर्चा रेवेन्यू था उसको हम नहीं लेंगे, और जो हमारा लगा है डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, अगर हमसे कहेगा भाई 10% का आप क्या लगा दिए उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम 10,33,000 रुपए का 10% निकाल लेंगे। 10 लाख का नहीं निकालेंगे, मशीन जितने की हमारी परचेस था, ये प्राइस मेरी कॉस्ट प्राइस नहीं बनेगी। क्या बनेगी मेरी कॉस्ट प्राइस, ये वाली, जो हमने सारा मशीन में सारे खर्चों को ऐड करते हुए मशीन ऑन होने तक का सारा खर्चा हमने ऐड कर लिया, उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी हमारी, वो आएगी मेरी ये, तो मैं कितना मेरा आ जाएगा 10,000, ये 10,330 मेरा 1,03,300 क्या आ गया मेरा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। 10% निकाल लेना, इसको देख लेना, ठीक है। तो यानी कि अगर हम ये सब ना समझे हो कि क्या ऐड करना है क्या ऐड नहीं करना है, खाली मशीन की प्राइस पर हम लगा दें डेप्रिसिएशन, तो गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को याद रखो, जब तक कि कोई मशीन ऑन नहीं हो जाती तब तक का सारा खर्चा, भले रेवेन्यू क्यों ना हो, वेजेस क्यों ना हो, एक्सपेंसेस क्यों ना हो, किराया भाड़ा क्यों ना हो, वो सब रेवेन्यू होता है। लेकिन उसको मशीन ऑन नहीं हुई है ये, तो इसलिए उसमें ऐड करेंगे यही सारा खर्चा, ठीक है ना। जैसे यही वेजेस है, यही टेक्नीशियन है, यही ऑयलिंग ग्रीसिंग है, रिपेयर मेंटेनेंस है, ये सारा खर्चा मशीन ऑन होने के बाद 2-4 दिन बाद से फिर करेंगे अगर, वो तो लगा रहेगा, वो तो हमेशा होता रहेगा, रनिंग एक्सपेंसेस हमेशा होता रहेगा। तो सारे रनिंग एक्सपेंसेस को हम नहीं लेते हैं, लेकिन ऑन होने के पहले तक का सारा खर्चा जो भी होगा ऐड करेंगे, वेजेस भी ऐड करेंगे, इसके बाद वेजेस करेंगे तो फिर इसको नहीं ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इस अमाउंट पे क्या देना पड़ेगा हम लोगों को भाई, डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा इस अमाउंट पर। ये दिक्कत, समस्या, तकलीफ, परेशानी, मुसीबत बताओ, यही चीज वहां तुम समझा रहे थे भी हम, जो कॉस्ट प्राइस की बात थी वहां कर रहा था, यही चीज तुमको हम बता रहे थे कि 10 लाख वो जो कॉस्ट निकालना होता है, ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो कॉस्ट पे ध्यान देना पड़ता है। कॉस्ट क्या पड़ा, कितने का परचेज किया, नहीं कितना पड़ा कि भाई कॉस्ट आई, उस पर चार्ज किया जाएगा मेरा डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको काफी चीज समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को। और इसके आगे सोच रहे हैं आप कल करेंगे, इसके आगे से सर, अगली क्लास में और हेलो न्यूमेरिकल भी कराएंगे, जो कि नेक्स्ट हेलो क्लास में कर सर। लेते हैं। हाँ हाँ सर।